हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में नोट्स पढ़ाए थे, उन नोट्स को अच्छी तरह देख लेना, याद कर लेना और अब ये प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वीटो पावर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के सामने सही या गलत चिन्हित करें। ए है, केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ख है, यह एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। सी है, महासचिव किसी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर इस शक्ति का उपयोग करता है। डी है, एक वीटो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोक सकता है। तो इसमें सही उत्तर है पहले का है सही। पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और तीसरा कथन है वह गलत है। चौथा कथन डी, एक वीटो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोक सकता है, यह गलत है। और इसमें ई है भारत, एफ है मालदीव, जी है भारत और एच है नेपाल। संयुक्त राष्ट्र के कार्य करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के सामने सही या गलत चिन्हित करें। ए है, सुरक्षा परिषद के भीतर सभी सुरक्षा और शांति संबंधी मुद्दों को निपटाया जाता है। बी है, मानवीय नीतियां दुनिया भर में फैले मुख्य अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और सी है, सुरक्षा मुद्दों पर 5 स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति होना इसके कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। और डी है, महासभा के सदस्य स्वचालित रूप से संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर है पहला कथन है बिल्कुल सही और बी कथन है जो वो है गलत और सी है बिल्कुल सही और डी है गलत। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव को अधिक महत्व देगा। ए है परमाणु क्षमता, बी है यह अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है, सी है यह एशिया में स्थित है, डी है भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर है डी, भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। चौथा है, परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ए है निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र समिति, बी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। ए है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता, बी है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य व्यवस्था, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ए, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थान भरें। ए है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी को कहा जाता है, सी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी सदस्य हैं, डी है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। तो इसमें पहले का उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बी है संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, सचिवालय। और सी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं 5 और गैर स्थायी सदस्य हैं 10। इसमें बी में पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी को कहा जाता है महासचिव कहा जाता है, इसमें इसका उत्तर गलत बताया है सचिवालय। और डी है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव है, इसमें बान की मूल लिखा है जो कि गलत है। वर्तमान में जो महासचिव है वे हैं एंटोनियो गुटरेज। 7वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों और एजेंसियों को उनके कार्यों से सुमेलित करें। पहला है ए आर्थिक और सामाजिक परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, चौथा है सुरक्षा परिषद, पांचवा है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग, छठा है विश्व व्यापार संगठन, सातवां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आठवां है महासभा, नौवां है विश्व स्वास्थ्य संगठन, 10वां है सचिवालय। इसमें बी है ए वैश्विक वित्तीय प्रणाली की देखरेख करता है, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आरक्षण है, सी
सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को देखता है। डी है परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग। ई है सदस्य देशों के बीच और उनके बीच विवादों को हल करता है। च है आपात स्थिति के दौरान आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। 6 है वैश्विक मुद्दों पर बहस और चर्चा। ज है संयुक्त राष्ट्र मामलों का प्रशासन और समन्वय, जिसमें ज में है पहला सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। जे है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करना। अब ए और बी में मिलान करना है, उसका आंसर अगले प्रश्न में है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये है, इसमें सी, यह सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को देखता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें आएगा ई, सदस्य देशों के बीच और उनके बीच विवादों का निपटारा करता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसमें आएगा डी, परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग। चौथा है सुरक्षा परिषद, जिसमें आएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आरक्षण करता है। पांचवा है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग, जिसमें आएगा च, आपात स्थिति के दौरान आश्रय और चिकित्सा की सहायता प्रदान करता है। छठा है विश्व व्यापार संगठन, जिसमें आएगा जे, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें आएगा ए, विदेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली। आठवां है महासभा, जिसमें आएगा 6, वैश्विक मुद्दों पर बहस और चर्चा। नवा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। 10वां है सचिवालय, जिसमें आएगा जय, संयुक्त राष्ट्र मामलों का प्रशासन और समन्वय करना। प्रश्न नंबर 8 है सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत जितनी शक्तियां सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है, आज तक किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपी गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सैन फ्रांसिस्को ने एक सम्मेलन में कहा था कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अद्वितीय है। अब सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां क्या है? वे पहला है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, जिसमें आता है सुरक्षा परिषद किसी भी विवाद की जांच पड़ताल कर सकती है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, और सुरक्षा परिषद का कर्तव्य बनता है कि कानूनी झगड़ों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखें। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, जिसके अंदर है सुरक्षा परिषद का दायित्व बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विवाद या झगड़े की जांच करे जो विश्व शांति या सुरक्षा के लिए खतरा हो। तीसरा है विश्व शांति को संकट में डालने और भंग करने वाले मामलों के संबंध में कार्रवाई करना। सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि जो मामले विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं उनकी जांच करें, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे सुएज नहर संकट के समय मिस्र की सेनाओं को हटाने का आदेश दिया गया। चौथा है चुनाव संबंधी कार्य, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा नए सदस्यों, महासचिव और न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। पांचवा है निरीक्षणात्मक कार्य, सुरक्षा परिषद नए राज्यों के प्रवेश, सदस्यों के निलंबन और निष्कासन के कार्य भी करती है। छठा है प्रादेशिक समस्याएं, सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याओं पर नजर रखती है, उनके समाधान का प्रयत्न भी करती है। प्रादेशिक संगठनों और अभिकरणों का प्रयोजन उनके सिद्धांतों के अंतर्गत होने चाहिए, यह भी सुरक्षा परिषद देखती है। प्रश्न नंबर 9 है भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। उत्तर है भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए निम्न तर्क शामिल है। पहला है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरुआती सदस्यों में से एक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का निश्चित आर्थिक योगदान है। तीसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक शांति कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों में पूरा विश्वास करता है, इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की उपेक्षा या उल्लंघन नहीं करता, चाहे वह कश्मीर का प्रश्न ही क्यों न हो। पांचवा है भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। छठा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए कई बार अपनी सेना भेजी है, जिनमें कोरिया, मिस्र, कांगो आदि है। सातवां है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किए गए शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। आठवां है भारत 6 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह चुका है। नवा है भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का
1/5 भाग स्थित करता है। अब निम्न तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के परिवर्तन के लिए अनेक सुझाव सुझाए गए हैं, परंतु अनेक क्रियान्वयन में उनके अनेक समस्याएं आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने सबसे बड़ी मुख्य समस्या यह है कि किस आधार पर स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के रूपांतरण के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में निम्न कठिनाइयां आ रही हैं। पहला है, विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, उन्हें किस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए, यह बड़ी समस्या है। दूसरा है, सभी देशों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा ही लिया जाना चाहिए, जिससे बड़ी शक्तियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। इसलिए बड़ी शक्तियां इसे लागू नहीं होने देना चाहती, इससे उनकी विशिष्टता को ठेस पहुंचती है। तीसरा है, स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या में विकास किया जाए और वीटो के अधिकार को खत्म करना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव 5 स्थायी सदस्य पास ही नहीं होने देना चाहते। चौथा है, महासभा के सभी सदस्यों को सुरक्षा परिषद का भी सदस्य बनाया जाना चाहिए, जिससे विश्व पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव में विकास होगा, परंतु महाशक्तियां सभी देशों को अपने बराबर नहीं बैठाना चाहती। पांचवा है, बदलते हुए विश्व वातावरण में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी स्थायी सदस्यता के दावेदार है। छठा है, नए सदस्यों का चुनाव आर्थिक शक्ति, सैन्य ताकत, बजट योगदान या आबादी किस आधार पर होना चाहिए, यह एक रुकावट बनी हुई है। सातवां है, भौगोलिक अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक आधार पर देशों की सदस्यता दी जाए, आधार क्या होना चाहिए, यह एक समस्या है। छठा है, नहीं, आठवां है, जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यों में सहयोग दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति कार्यों में अपनी सेनाएं भेजी हैं, इस आधार पर उन्हें सदस्य बनाया जाए। नवा है, कुछ विद्वानों का मानना है कि स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति को खत्म कर दिया जाए, ताकि इसमें स्थायी सदस्य कभी सहमत नहीं होंगे। 10वां है, इस तरह हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बदलते ढांचों के क्रियान्वयन में विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें सभी देशों द्वारा मिलकर ही दूर किया जा सकता है। सभी देशों को महासभा और सुरक्षा परिषद में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। प्रश्न नंबर 11 है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक मानवता को कोई तृतीय महायुद्ध का भीषण रूप देखने को नहीं मिला है। इसका योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राजनीतिक मामलों को खत्म करने में सफल नहीं रहा, जिनमें कुछ प्रमुख विवाद हैं, कश्मीर, वियतनाम, इजराइल, अरब आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी और विश्व संघर्ष को रोकने के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपरिहार्य संगठन मानने के पीछे निम्न कारण है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शुरू में सदस्य संख्या 51 थी, जो आज बढ़कर 193 हो गई है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने उस देशों और लोगों की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न विवादों को शांतिपूर्ण समझौता से हल किया है, जिनमें प्रमुख है सुएज नहर की समस्या, बर्लिन विवाद, कंबोडिया, कुवैत, इराक, कोरफू, कांगो समस्या, कोरिया, लेबनान और चैनल विवाद आदि। चौथा है, विभिन्न देशों की आंतरिक व वैदेशिक समस्याएं, गृह युद्धों व नस्लीय तनाव, युद्धों व जनसंहारात्मक कार्यों से उत्पन्न विस्थापितों व शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ वरदान साबित हुआ है। दूसरा है, पर्यावरण सुधार, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, विकलांगों, आवासहीन लोगों को मदद तथा बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को जीवन दान देने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुख्य भूमिका निभाई है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध, जहरीली गैसों के इस्तेमाल, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की है। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्तमान में फैल रहे आतंकवाद को रोकने के लिए अपनी कार्यवाहियां बढ़ा दी हैं। छठा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संकटार आदि विभिन्न एजेंसियों द्वारा सफलतापूर्ण कार्य कर रही है। प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। उत्तर है,
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य अंग है। विश्व की 5 बड़ी सुरक्षा शक्तियां सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं और 10 अन्य देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण सुरक्षा परिषद के ढांचे में भी परिवर्तन की मांग निरंतर उठ रही है कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए। सुरक्षा परिषद से जुड़ी एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी देशों की सदस्य संख्या में विकास किया जाए। विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए। ये सभी देश अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तथा प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। सुरक्षा परिषद पर सिर्फ महाशक्तियां राज करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी निर्णय अधिकतर इन्हीं 5 स्थायी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की अपनी सेना होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और मानवीय कार्यों में सहयोग दे सके। सुरक्षा परिषद में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाने चाहिए। महासभा के सभी सदस्यों को निर्णय में योगदान देना चाहिए। सुरक्षा परिषद का अपना संयुक्त कोष होना चाहिए जिससे वह सभी कार्यों को आसानी से अपनी आय के द्वारा इस्तेमाल कर सके। तो इसी के साथ बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।